हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन लास्ट 4 लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट कंसेप्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड फोटॉन्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन सारे टॉपिक को कंसेप्चुअली समझा है और इनके खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने लास्ट के 4 लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट के 4 लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं नीट और आईआईटी की तो इन सारे टॉपिक लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, डेविएशन एंड जर्मर इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, today in lecture number 5 we are going to start atomic physics. In atomic physics, first atomic model is proposed by the J.J. Thomson in 1911 and that was plum pudding model, in which J.J. Thomson state proton is filled inside the entire volume of atom. प्रोटॉन हर जगह पे एटम के अंदर पे फिल्डेड है। इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन इज इम्बेडेड बिटवीन द प्रोटॉन्स, इन बिटवीन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फिल्डेड है। ये था जे थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। एंड जे थॉमसन also calculate charge by mass ratio for the electron. Then J.J. Thomson awarded by the Nobel Prize for the invention of electron, and his son G.P. Thomson also awarded Nobel Prize for the experimental verification of electron wave. Father get Nobel Prize for the invention of electron and his son G.P. Thomson awarded Nobel Prize for the experimental verification of electron. Complete Thomson family is in the business of electron. फादर को नोबेल प्राइज मिलता है इन्वेंशन के लिए इलेक्ट्रॉन के, और सन को मिलता है इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए, राइट। बट आफ्टर सम टाइम रदरफोर्ड was the student of J.J. Thomson who discarded J.J. Thomson atomic model on the basis of alpha particle scattering in 1913. just 2 साल बाद ही J.J. Thomson का एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने बोला कि जो एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने दिया वो सही नहीं है, क्योंकि उसने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया और उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बेसिस पे उसने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। वो एटॉमिक मॉडल क्या है और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का सेटअप देखिए क्या था। उन्होंने सोर्स ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिया जिससे 5.5 MeV का अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा था। A mega electron volt is a highly energetic alpha beam और उसका सोर्स था 82BI। तो यहां से बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आया और उसको हमने गोल्ड फॉयल टारगेट पे बम्बार्ड किया। गोल्ड फॉयल वही जो एल्यूमिनियम फॉयल लेते हो ना जिसपे खाना रैप करके रखते हो, उसी तरीके का होता है गोल्ड फॉयल। अब ये गोल्ड फॉयल टारगेट पे जब मैंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया और यहां पे सर्कुलर शेप में फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया, तो हमें ऐसा दिखा कि 99.86% अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट डेविएशन एंड यहां पे ब्राइट स्पॉट बनाता हुआ अल्फा पार्टिकल का बीम दिखाई दे रहा था। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सारा का सारा अल्फा पार्टिकल तो यहां आके स्पॉट बना रहा था, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। तो रदरफोर्ड कहता है ये जो आप एटम देखते हो ना, इस एटम में अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है +2e होता है, मास बहुत ज्यादा होता है। अब ये 2e चार्ज बहुत हाई स्पीड 5.5 MeV से आ रहा था। अगर यहां पे प्रोटॉन जो कि बहुत हेवी होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अगर यहां पे प्रोटॉन कहीं होता तो अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से डेविएट करा देता, इसका पाथ हाइपरबोलिक होता। लेकिन 99.86% मतलब 99.9% अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट डेविएशन, मतलब सारे अल्फा पार्टिकल तो यहां रहते, मतलब प्रोटॉन है ही नहीं। कहां नहीं है प्रोटॉन? तो एटम के अंदर होता है, बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बन ही नहीं सकता। तो बोलता होता तो है बट ये इंटायर द
एटॉमिक स्पेस में नहीं होता, इंटायर स्पेस ऑफ एटॉमिक एटम में नहीं होता, तो कहां होता है? वो बोलता है कि यहां से मैंने और एक्सपेरिमेंट देखा तो 0.1%, देखो 99.86%, तो बचा कितना? 0.14%। दैट 0.1% अल्फा पार्टिकल डेविएट्स मोर देन 1 डिग्री। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल यहां भी ब्राइट स्पॉट बना रहे थे, जो ब्राइट स्पॉट इसके कंपेयर में इसका ब्राइटनेस बहुत कम था, मतलब इसकी जो डेंसिटी थी वो 99% कम था इसके ब्राइटनेस का। मतलब यहां पे भी अल्फा पार्टिकल आ रहा था, बट वो अल्फा पार्टिकल का नंबर सिर्फ था 0.1%। मतलब अल्फा पार्टिकल बहुत कम डेविएट हो रहा था, मतलब इस स्पेस से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे वो सारे ही सीधा सीधा पास कर रहे थे। लेकिन यहां पे एक पिन पॉइंटेड स्पेस है जो हाईली डेंस्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस है, जहां से अल्फा पार्टिकल अगर उसके पास से गुजर रहा था तो थोड़ा सा डेविएशन हो रहा था, बाकी अल्फा पार्टिकल सीधा ही चले जा रहे थे। और उसने देखा कि 1 अल्फा पार्टिकल इन 10⁶ अल्फा पार्टिकल, मतलब 1 अल्फा पार्टिकल इन मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट्स बाय 180 डिग्री। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री पे डेविएट हो गए। अगर प्रोटॉन कंप्लीटली स्पेस में फिल्डेड होता ना, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल होते जो 180 डिग्री से डेविएट होते। क्यों? मान लो यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा, अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम करता जाएगा और रिपल्सन की वजह से रेस्ट में आकर वापस हो जाएगा। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल का 180 डिग्री पे डेविएशन होना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल इंटू 10⁶ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड्स बाय 180 डिग्री। मतलब इसका मतलब यह है कि हर जगह पे प्रोटॉन नहीं, कहीं एक जगह पे प्रोटॉन है, और वो भी एक पिन पॉइंटेड स्पेस में, हाईली डेंस्ड स्पेस है वो। तो कहता है एटम हैव अ वेरी स्मॉल डेंस्ड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड ऑल प्रोटॉन रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सारे के सारे प्रोटॉन यहां पे। तो फिर बाकी स्पेस में इलेक्ट्रॉन है, बाकी स्पेस में इलेक्ट्रॉन है। और देखो इलेक्ट्रॉन इतना लो वेटेड होता है, उसका चार्ज पॉजिटिव है तो भी वो अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट ही करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो उसकी वजह से इसके पाथ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पास कर जाएगा विदाउट डेविएशन। तो बात हुआ कि ये एटम है, एटम का साइज कितना होता है? तो साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है। और ये पिन पॉइंटेड का साइज जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करा, अप्रोक्सीमेटली उसको पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है, जो पिन पॉइंटेड स्पेस है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसका साइज है 10⁻15 मीटर। मतलब इसके साइज के कंपेयर में इसका जो साइज है 10⁵ टाइम्स कम है। अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट उस प्रोटॉन को रहने के लिए जो स्पेस दिया गया है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 10⁻⁻5 टाइम्स कम है वो। मतलब ये हुआ कि मान लो गलती से एक 1 मीटर का न्यूक्लियस बनाते हो आप, तो 1 मीटर के न्यूक्लियस के लिए जो एटम होना चाहिए वो 10⁵ मीटर का होना चाहिए। जितना इसका साइज होगा न्यूक्लियस का, उससे 10⁵ टाइम्स ज्यादा होगा साइज एटम का। देखो ना 10⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, तो एटम की साइज 10⁵ मीटर ज्यादा है। मतलब अगर 1 मीटर का न्यूक्लियस बनाता हूं मैं, एक्सपेरिमेंट मतलब लैब में 1 मीटर का न्यूक्लियस मैंने बना लिया, तो उसके लिए एटम कितना बड़ा बनाना पड़ेगा? 10⁵ टाइम्स, मतलब 10⁵ मीटर 1 मीटर के कंपेयर में, तो 100 किलोमीटर हो गया। मान लो कोटा में बैठ के यहां पे मैं 1 मीटर का एक न्यूक्लियस बनाता हूं, तो मुझे 100 किलोमीटर स्पेस में पूरा कोटा खत्म हो जाएगा। कोटा भी क्या, उधर टोंक आ जाएगा, इधर 12 जिला आ जाएगा, और इस पूरे स्पेस में क्या बनेगा? एक एटम बनेगा। तो आप इमेजिन करो इस नंबर को कि एटम का साइज और न्यूक्लियस के साइज में कितने का फर्क होता है। और ये किसने बताया था? जे थॉमसन ने नहीं, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के रिजल्ट के बेसिस पे बताया था। ठीक है, अब ये यहां पे तो सेंट्रलाइज होगा, एटम के अंदर एक पिन पॉइंटेड हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है जिसको अपन न्यूक्लियस कह देते हैं। और बाहर के जो स्पेस है, न्यूक्लियस के बाहर जो एटम के अंदर स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? रेस्ट में नहीं। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इम्बेडेड बिटवीन द प्रोटॉन्स, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो अर्थ को या किसी प्लैनेट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? सन, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को कौन घुमाएगा? तो सारे पॉजिटिवली चार्ज इस पिन पॉइंटेड स्पेस में आ गए, ZE
जेड एटॉमिक नंबर, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा Ze, और उस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घुमाएगा। और ये जो ऑर्बिट होगा, क्या इसका कोई लॉ है कि फिक्स ऑर्बिट होगा? नहीं, वो बोला था रदरफोर्ड कोई सी भी रैंडम ऑर्बिट में घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, किसी भी रैंडम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा प्रोटॉन, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। एकदम सही समझ आ रहा है? ठीक है, दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर यहां पे बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। आपको पता है ना, रेस्ट में अगर चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। मतलब यहाँ पे चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो कंटिन्यूअसली इस चार्ज का, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होता जाएगा तो स्पाइरल पाथ को फॉलो करते करते वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए, और यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये एनर्जी लूज करता जा रहा है। बट ये दोनों ही चीज फेल कर गया, यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। होता क्या है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा होता है, वो स्पाइरल पाथ नहीं फॉलो करता। अगर स्पाइरल पाथ फॉलो करता तो सारे इलेक्ट्रॉन आके प्रोटॉन्स पे टकरा जाते और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म होता है, लेकिन स्टेबल एटम तो स्टेबल होता है। तो उसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, यहां से एनर्जी इमिट क्यों नहीं होता, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। और यहां से एनर्जी इमिट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं होता, एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। मान लो कुछ ई एनर्जी मिला, उसके बाद कुछ E3 एनर्जी मिलेगा, बीच में एनर्जी गैप है, एक लाइन ई एनर्जी, 3 एनर्जी मिलेगा, 5 एनर्जी मिलेगा, 6 एनर्जी मिलेगा, हर पॉसिबल एनर्जी यहां से नहीं मिल रहा है। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हर पॉसिबल एनर्जी मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन इनफैक्ट वहां पे होता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। इस चीज के एग्जिस्टेंस को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे देखिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल थीटा एंगल पे डेविएट हो रहा है, मान लो यहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहा है यहां से थीटा एंगल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा उन्होंने कैलकुलेट करा एक्सपेरिमेंटली, मैथमेटिकली। वो फॉर्मूला था, इसको बेटा पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, वो फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड एट एंगल थीटा, number of particle deviated at angle theta is equal to, देखिए बेटा, number of particle at angle theta is proportional to z square, एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली वहां पे सेंटर पे ही क्यों ना प्रोटॉन ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। मान लो एक Ze चार्ज है, मतलब E चार्ज है, और एक 5e चार्ज है, किससे डेविएशन ज्यादा होगा, प्लस 5e चार्ज, ये ज्यादा डेविएट करेगा। तो एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, मान लो 50e चार्ज है तो भले ये पिन पॉइंटेड स्पेस में, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल एट एंगल थीटा तो ज्यादा मिलेगा ना भाई, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, बटा साइन का पावर 4 इंटू थीटा बाई 2। जितना ज्यादा एंगल पे जाकर देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल उस एंगल पे कम मिलता जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो डेविएट उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहां पे एटम है, अब एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, अब अल्फा पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक एनर्जी से आ रहा है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, तो वो बहुत कम डेविएट होकर निकल जाएगा। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल मरा सा आ रहा है तो उस पर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल as a function of theta deviated at angle theta is equal to z square sin का पावर 4 theta by 2 into kinetic energy divided by kinetic energy of alpha particle। इससे बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया काइनेटिक एनर्जी है x, तो t से थीटा एंगल पे n नंबर ऑफ पार्टिकल मिले। अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दूंगा तो किसी थीटा एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे, अगर डबल कर दोगे तो उस थीटा एंगल पे आधे ही पार्टिकल मिलेंगे क्योंकि डेविएशन कम होगा। ठीक है, यहां पे देखो ये है बेटा तुम्हारा एटम, और इस एटम के सेंटर पे है तुम्हारा न्यूक्लियस जिस पे चार्ज है प्लस Ze। यहां से अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया। अब आपको पता है ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻⁻⁴ फर्मीमीटर। तो जब अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम आ रहा होगा तो एग्जैक्टली हेड ऑन कोलिजन तो नहीं होगा, इससे इलास्टिक कोलिजन होता है बेटा, और वो भी इलास्टिक कोलिजन एट अ डिस्टेंस, मतलब कांटेक्ट तो नहीं होता,
डिस्टेंस से कोलिजन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से कोलिजन होता है। अभी अल्फा पार्टिकल जिस लाइन पे चल रहा होगा उस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, न्यूक्लियस के लाइन से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड लाइन ऑफ न्यूक्लियस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको कहते हैं हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर। और ये यहां पे आएगा और यहां पे पाथ हाइपरबोलिक हो जाएगा क्योंकि ये जेड पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा तो कुछ इस तरीके से पाथ में हो जाएगा। तो बोले सर इतना डेविएशन तो वही नहीं था बेटा, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, इसको इनलार्ज करके देखा तो इस तरह का पाथ होगा। और ये जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर कम होता जाएगा डेविएशन उतना बढ़ेगा। मान लो यहां पे मैं अल्फा पार्टिकल को थ्रो करता हूं तो यहां पे तो कम ही डेविएशन होगा ना, जितना कम होगा इंपैक्ट पैरामीटर डेविएशन उतना ज्यादा होगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ डेविएशन फॉर्मूला ड्राइव किया उन्होंने, देखो होता है जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अच्छा यहां पे ई स्क्वायर होता है बेटा, सॉरी यहां पे क्या होता है, ये ई स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। सॉरी गलती हो गया, ध्यान रखना, यहां पे होता है काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करोगे तो 1/4 नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा। क्लियर है बात, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। अब देखो इंपैक्ट पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 0, मान लो इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 0, इफ बी इज इक्वल टू 0, अगर इसको मैं 0 रखूंगा तो 0 से सारा टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 से इसको डिवाइड करोगा तो भी ये 0 हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ये बनेगा कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर कॉट थीटा 0 हो रहा है तो पक्का 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंसेप्ट समझिएगा प्लीज बेटा, ये याद रहेगा। नंबर ऑफ डेविएटेड अल्फा पार्टिकल एट अ फंक्शन ऑफ थीटा होता है जेड स्क्वायर, देखो ऊपर में स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा साइन का पावर 4 थीटा बाई 2 इंटू ई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। और इंपैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू होगा जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात यहां से। अब देखिए अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0, ये अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली हेड ऑन कोलिजन कर रहा है इस न्यूक्लियस से, तो इसका जो डेविएशन होगा वही एक अल्फा पार्टिकल जो मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल में होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा। नहीं तो हमेशा इंपैक्ट पैरामीटर कुछ ना कुछ होगा और ये इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा डेविएशन एंगल उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बात। अब देखो सॉरी डेविएशन एंगल उतना कम होगा, डेविएटेड एंगल उतना कम होगा। अब देखो अगर इंपैक्ट पैरामीटर को मैंने 0 रख दिया, क्योंकि कॉट थीटा बाई 2 है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा नहीं है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे बी मैंने 0 रख दिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। मतलब ये रहा इंपैक्ट पैरामीटर 0 रखने पे डेविएशन 180 डिग्री से होगा। क्लियर है बात। अब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। AIPMT में AIEEE में इस पे सवाल पूछते हैं तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। एक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा नंबर ऑफ डेविएटेड पार्टिकल एट एन एंगल थीटा। तो नंबर ऑफ डेविएटेड पार्टिकल एट एन एंगल थीटा n एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, फिर से लिख देता हूं मैं, क्या था, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4 थीटा बाई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का होल स्क्वायर। और इंपैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू था जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना आपको, कहीं भी मैथमेटिकली इसको ड्राइव करके नहीं लिखा हो, बस ये है आपको याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो ये है तुम्हारा टारगेट न्यूक्लियस जेडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटर न्यूक्लियर चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से ही होगा। ये अल्फा पार्टिकल है, इनिशियली इसको लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी से मैंने काइनेटिक एनर्जी के या इसको स्पीड v0 दिया। जब ये आएगा, मान लो इंपैक्ट पैरामीटर 0 ही है, जब ये पास आता जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। जब रेस्ट में आ जाएगा उस इंस्टेंट पे इसका स्पीड क्या होगा, 0, और यहां से रिपेल होगा। तो जिस इंस्टेंट पे रेस्ट में तो आना है देख,
अब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो हो सकता है कि जाके उस पर कोलाइड कर जाए एग्जैक्टली। ये मिनिमम जितना पास आ जाएगा ना उसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां पे जब वो रेस्ट में आएगा तभी इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन होगा। अब लगा दीजिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बताइए यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइटली है, लार्ज डिस्टेंस से मैंने थ्रो करा था। ठीक है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ke, जिसको आप लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहां पे रुका था तो काइनेटिक 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफाइंड होगा k ZE इंटू 2E, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा 2E, डिवाइडेड बाई r मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है बेटा यहां से। अब ये जो r मिनिमम आप निकाल के चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये तीसरा फॉर्मूला हो गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए, r मिनिमम इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 2k, इवन 2 से 2 यहां चला जाएगा तो 4 आ सकता है ये, तो इसको लिख देंगे आप 4k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई m अल्फा इंटू V नॉट का होल स्क्वायर, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इंटू V नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, m नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, r मिनिमम इधर आ गया। तो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। AIPMT 2010 का क्वेश्चन है ये। देखो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जितना ज्यादा होगा इनर्शिया में रहने की उसकी मोशन में रहने की इनर्शिया उसकी ज्यादा होगी। अगर मोशन में रहने की इनर्शिया ज्यादा है तो वो ज्यादा पास तक आ पाएगा, और मास कम होता, हल्का पार्टिकल होता, उसको तो तुरंत रिपेल कर देता है। अच्छा, जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकोगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था तो ये पास आके रुकेगा, और कम स्पीड से फेंकोगे तो पहले रुक जाएगा। तो देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा अगर यहां पे एटॉमिक नंबर ज्यादा रख दो, क्योंकि वो रिपल्सन ज्यादा कर पाएगा। तो बहुत लॉजिकल फॉर्मूला है, बस अगर कंसेप्ट समझ में आए, ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कंसेप्ट आपको याद हो तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप। क्लियर है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब रदरफोर्ड में ड्रॉबैक्स क्या था, ये एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की वजह से। और दूसरा उसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन एटम से इमिटेड स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ड्रॉप नेक्स्ट इज बोर एटॉमिक मॉडल that was given by Niels Bohr. Niels Bohr combined classical and early quantum theory and concept of quantization of energy to explain his atomic model. And first postulate of atomic model is an electron in an atom could revolve in a certain stable orbit. इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं करता रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, एंड विदाउट इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो इलेक्ट्रॉन जब एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो एक स्टेशनरी वेव फॉर्म बना के घूमता है। इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर, वो स्टेशनरी वेव फॉर्म बना के घूमता है, फॉर्म करके घूमता है, रिवॉल्व करता है, और स्टेशनरी वेव से एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो सकता विदाउट ट्रांसमिटिंग एनी एनर्जी। ईच एटम हैज अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, हर एक एटम के बाद कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं और उसी में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन दिस ऑर्बिट्स ओनली विच हैव अ स्टेशनरी एंड फिक्स्ड एनर्जी लेवल, जिसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इन ओनली दोज ऑर्बिट्स in which angular momentum of electron is quantized and minimum possible angular momentum is h by 2 pi, h by 2 pi के टर्म्स में क्वांटाइज्ड होगा। minimum possible एंगुलर मोमेंटम इज h by 2 pi। सेकेंड पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम होगा सेकेंड ऑर्बिट में होगा 2h by 2 pi, थर्ड ऑर्बिट में 3h by 3 pi, मतलब क्वांटाइज्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम किसी nth ऑर्बिट में हो जाएगा बेटा nh by 2 pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4। मतलब h by 2 pi के टर्म्स में ही एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट में हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम हो h by 4 pi हो, h by 4 pi नहीं, h by 4 pi हो गया बेटा h by 2 pi का भी हाफ, मिनिमम है h by 2 pi, और उसके बाद कितना होगा 2h by 2 pi, मतलब h by pi हो सकता है। अच्छा, 3h by 2 pi,
हाँ हो सकता है ना, n को 3 रख दोगे तो क्या होगा 3h/2 अच्छा 3h/4 ये पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के टर्म्स में क्वांटाइज्ड रहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉस्टुलेट जो बोर का था और लास्ट वन, इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम इस स्टेबल ऑर्बिट टू लोअर स्टेबल ऑर्बिट। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, क्योंकि स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उससे कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी इमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन नील्स बोर कहता है कि देखो एटम के बहुत सारे स्टेबल ऑर्बिट होते हैं, तो हायर स्टेबल ऑर्बिट में से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा लोअर स्टेबल ऑर्बिट में आएगा, तो इस ऑर्बिट में के एनर्जी के गैप के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकलेगा। उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो एनर्जी गैप के बराबर होगा, इनिशियल माइनस फाइनल के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम इस स्टेबल ऑर्बिट टू लोअर स्टेबल ऑर्बिट in which photon is emitted whose energy is equal to the energy difference between the initial and final state। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक जाएगा तो इस स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही फोटोन की एनर्जी होगी। यह है थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इज मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये एक एटम लिया हमने, एटम का एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस Ze और इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। क्या हर एक सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड इलेक्ट्रॉन का सेम होगा? नहीं, स्पीड डिफरेंट होगा। रेडियस भी स्टेबल ऑर्बिट की न्यूक्लियस से डिफरेंट होगा, उसका एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ऑर्बिट में फिक्स होगा और उसका भी एक मैथमेटिकल एनालिसिस है, इसको हमें मैथमेटिकली डिराइव करना है। मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए नील्स बोर के जो 3 पोस्टुलेट थे उसी को हम यूज करेंगे। मान लीजिए rth रेडियस के ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है। अगर स्पीड है v और r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको घुमाने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r। अगर इतना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तभी वो घूम पाएगा, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 एंड Q1 Q2 इसका चार्ज Ze और ये E, तो क्या हो जाएगा बेटा Ze² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू रख दी हमने 1/4πε0 Ze इंटू E हो गया Ze² डिवाइडेड बाई r²। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को r रेडियस के पाथ में v वेलोसिटी से घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पे ढंग से देखेंगे आप, r और इधर r² है, ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा r। इस r को मैं यहां लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं mvr इज इक्वल टू Ze² डिवाइडेड बाई 4πε0। क्या मैंने सही लिखा है? आप ढंग से देखें तो Ze²/4πε0 तो ठीक है, r यहां चला गया ठीक है, लेकिन यहां पे v² था, थोड़ा सा गलत हो गया, जानबूझ के किया गया, यहां v रखना है हमें अलग से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट से। दूसरा पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का, इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिवॉल्व इन अ orbit in which angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में कोई भी रैंडम पॉसिबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, और वो क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के ऑर्डर में होगा। तो मान लीजिए nth ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा nh/2π। ये nth रेडियस में घूम रहा है जिसका रेडियस है r एंड वेलोसिटी स्पीड है इलेक्ट्रॉन का v। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा nh/2π, और एंगुलर मोमेंटम l को लिखते हैं बेटा mvr। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान से देखिए mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, तो v इंटू सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा nh/2π। बहुत आसान है यार ये तो, इज इक्वल टू हो गया Ze²/4πε0। इन दोनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से हमने लिखा है।
क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल होगा तो यहां आ जाएगा आपका 2, और NH को आप नीचे ले आएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ढंग से देखिए, ZE² डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N। यह आ गया। अगर आप इस Z और N को रहने दें, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू हो जाएगा 1, और बाकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट H ये सारे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट H और ये स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो ये कुछ निकल के आ जाता है 2.2 इंटू 10⁶ Z बाई n. Velocity of the electron in an nth orbit is inversely proportional to number of orbit and directly proportional to atomic number. ऐसा क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा यहां पे उतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया तो इस ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दोगा तो स्पीड ज्यादा होगी। और अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट दूर लेके जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया बेटा तो स्पीड कम ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा। तो बहुत लॉजिकल है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो यहां से फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं तो ये जो स्पीड है वो हो जाएगा आपका 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट n। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू मैं क्या रख दूंगा 1। और अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करूं, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है, तो आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हो जाएगा बेटा c डिवाइडेड बाई 137 इंटू 1 बाई n। 2.2 इंटू 10⁶ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? c को डिवाइड कर दो 137 टाइम्स, मतलब दिस इज 137 टाइम्स लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का जनरलाइज फॉर्मूला, इसको उठा के यहां लिख लेना चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या मिला हमें? ZE² 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू n। क्या है ये? E², ऐसे लिख लो, E² 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू Z बाई n। क्लियर है बेटा? और इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जो स्पीड आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू V0 बोल देता हूं, जिसका वैल्यू आपको पता है 2.2 इंटू 10⁻16 Z बाई n मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? तो ये था कंप्लीट वेलोसिटी का एनालिसिस। इसको ढंग से पॉज करके लिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है रेडियस का रिलेशन। वेलोसिटी का रिलेशन हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट के टर्म्स में निकाल लिया है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट दूर जाते जाएंगे एटम से, नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा? स्पीड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं, स्पीड कम होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है बेटा? और एग्जैक्टली रिलेशन है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज 2.2 इंटू 10⁶। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस कैसे निकाले? तो सेकेंड पॉस्टुलेट से हम जानते हैं mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई था। बिल्कुल था सर। तो एक काम करें ना, r को रहने दो, mv को नीचे ले आओ, तो r बराबर हो जाएगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये m इंटू वी को यहां रख दो m, और v की वैल्यू ये रही एज इट इज रख दो बेटा। तो क्या हो जाएगा? E² z, और ऊपर में चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू z। ये आ गया आपका रेडियस। अब यहां पे ढंग से देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। क्लियर है? और 2 पाई है, वेलोसिटी में पाई है नहीं। ठीक है बेटा? यहां पे ढंग से देखिए me² z, एक मिनट कुछ गलत रख दिया, क्या है? n। ये nh बाई 2 पाई पहले से था, और ये हमने वैल्यू रखी है वेलोसिटी की नीचे। तो m वेलोसिटी तो नीचे आएगा ना, तो ऊपर चला जाएगा बिल्कुल 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n। ये n ऊपर जाएगा, सॉरी n ऊपर जाएगा, और z कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर है? अब देखिए r इज इक्वल टू क्या बचा? 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा n², और ये बचेगा आपका h² एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा ये बात? एप्सिलॉन नॉट यहां से आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई पाई me² इंटू z। ये गया आपका रेडियस। देखिए रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई me² इंटू z।
अब यहां पे समझिए, कुछ नहीं किया हमने, बहुत आसान है। हमें जब पता था MBR इज इक्वल टू होता है NH/2 पाई, ये पता है ना आपको, तो MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई में NH/2 पाई को रहने दिया, m इंटू वी को नीचे लग गया तो ये रेडियस आ जाएगा, m मास है और v आपका ये रहा, E स्क्वायर इंटू जेड, ऊपर में आ जाएगा आपका 2 इप्सिलॉन नॉट h इंटू n। क्लियर है? तो यहां से देखिए n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर, h इंटू h क्या होगा, h स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये रेडियस आ गया आपका, डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर, ये क्या बेटा, m e स्क्वायर इंटू जेड। यहां से रेडियस ढंग से आप देखें तो ये n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर, ये टर्म उस तरफ आ जाएगा। और इस तरफ जो टर्म बचेगा बेटा, ढंग से देखिएगा, इधर जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर को इधर लीजिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट है, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, n स्क्वायर बाई जेड, ये टर्म हो जाएगा आपका एग्जैक्टली r नॉट, क्योंकि h प्लैंक कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है और e स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा r नॉट, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.53 ऑफ एंगस्ट्रम। और n स्क्वायर बाई जेड, मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिट को डबल करेंगे, रेडियस 4 टाइम्स बढ़ेगा, और बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाते जाओगे तो रेडियस तो बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो रेडियस घटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ेगा तो थोड़ा सा चिपक जाएगा रेडियस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर। तो जनरलाइज रिलेशन यहां पे लिख लेना चाहिए हमारा रेडियस का, रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ढंग से देखिए, h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर z, ये आ गया आपका रेडियस। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेडियस आ गया। एंड आपको ये भी याद होना चाहिए, r इज इक्वल टू r नॉट, मतलब 0.53 एंगस्ट्रम ऑफ n स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, 2 पाई r, एंड डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v। तो ये रहा 2 पाई r, अपन ने अभी कैलकुलेट करा था ये पूरा टर्म, तो इसको लिख सकते हैं आप r नॉट इंटू n स्क्वायर, और ये टर्म पूरा r नॉट है, एटॉमिक नंबर z से डिवाइड कर दो चाहो तो, या हाइड्रोजन एटम के लिए लिखोगे तो z इज इक्वल टू 1 होगा। चलो यहां देखो, चाहे तो आप z से डिवाइड कर ले, और v हो जाएगा आपका v नॉट, ये रहा आपका वेलोसिटी z बाई n, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई z डिवाइडेड बाई n। तो t इज इक्वल टू, ये टर्म होगा 2 पाई r नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट n क्यूब बटा z स्क्वायर। और r नॉट और v नॉट की वैल्यू में पता है, वो जब पुट करेंगे तो यहां पे टर्म बनेगा t इज इक्वल टू 1.51 इंटू 10 टू द पावर -16 n क्यूब डिवाइडेड बाई z स्क्वायर। ये है सेकेंड में आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहां से लिख लीजिए डायरेक्ट रिलेशन, t इज इक्वल टू 1.51 इंटू 10 टू द पावर -16 n क्यूब बटा z स्क्वायर। यह है टाइम टेकन टू कंप्लीट द और टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यू, जैसे जैसे दूर जाएगा तो सर्कमफ्रेंस भी ज्यादा चलना पड़ेगा और स्पीड भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाते जाओगे, हायर ऑर्बिट पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा। और इसका उल्टा अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है बेटा? तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, उल्टा करेंगे 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 16 टाइम्स रिवॉल्व कर जाता है। बताइए यहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे आप? यहां लिख लेते हैं अपन एफ इज इक्वल टू एफ नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। लोअर ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और हायर ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्लियर है ये बात? चलो आगे देखते हैं। पॉज करके इसको लिख लीजिएगा फिर से। ये सारी चीजें अपन ड्राइव करते जा रहे हैं और साथ साथ में साइड में लिखते जा रहे हैं क्योंकि आपको याद भी करना है ये बॉक्स वाले रिजल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एंड उस मैग्नेटिक फील्ड इन nth ऑर्बिट ड्यू टू nth
ऑर्बिट वो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। I क्या है? करंट। करंट को क्या लिख सकते हैं? Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, E बाई टी लिख सकते हैं। तो देखो म्यू नॉट E बाई 2 इंटू R इंटू टी आ जाएगा। अब यहां पे प्रोपोर्शनल अगर देखें बस, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर बाई जेड, देख एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहां से रेडियस आपका आ जाएगा एन स्क्वायर, ऊपर में आएगा जेड, एंड टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर टाइम पीरियड, तो ये होगा आपका एन क्यूब और ऊपर में चला जाएगा जेड स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को मैं बोल देता हूं B नॉट, तो ये टर्म बनेगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का पावर 5, सॉरी जेड टू द पावर 3, जेड टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एन का पावर 2 इंटू एन का पावर 3 एन का पावर 5। तो ये भी अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT AIPMT में पूछा गया सवाल है, B इज इक्वल टू B नॉट जेड क्यूब डिवाइडेड बाई एन का पावर 5। कभी रेशियो से ही सवाल पूछ लेते हैं। अगर सेकंड ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या होगा? एन को डबल किया मैंने, एन को डबल करने से 2 टू द पावर 5 टाइम्स, 32 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का पावर 5। पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करें अपन? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर। यस, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो mv स्क्वायर बाई r को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, याद करिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज जेड ही और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा तो ये आर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर? हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि ये बनेगा हाफ mv स्क्वायर, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। बहुत आसानी से देखो कैसे आ गया, इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से सीधा आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। देखो जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू इंटू जेड ई इंटू ई, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज आर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। बहुत बढ़िया सर। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखो तो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कैसे? क्यों? तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 8 है। अगर काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। कि पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ढंग से सोचना, अगर तुमने जो रिलेशन लिखा है 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो और कम हो जाएगा भाई, ये गलत है। डिवाइडेड बाई 2, अगर पोटेंशियल एनर्जी में 2 से डिवाइड कर दो एक्जैक्टली 8 हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है साहब? टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को काम करता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी रहने देता हूं, और पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूं -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा काइनेटिक एनर्जी तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आ जाएगा, और निगेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूं -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो? इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूं? यहां से 8 को लिखो 2 इंटू 4, तो 2 इधर आ जाएगा। तो ये जो पूरा मैग्नीट्यूड है जेड ई स्क्वायर 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर, वो 2 के ही लिख सकता हूं, तो 2 के ही हो गया, ये माइनस है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हेंस दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कौन? पोटेंशियल, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। आधा, पोटेंशियल एनर्जी का आधा। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होता है? पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए ध्यान से आप, तो टोटल एनर्जी का जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी ये लिख सकते हैं आप, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विद नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है? आधा होता है। और यही सवाल नीट 2019 में आपसे पूछा भी था। नीट 2019 में आपसे
पूछा भी था ये रिलेशन, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टोटल एनर्जी आया है उसका फॉर्मूला क्या है। तो जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको पॉज करो, ये पूरा एनर्जी का एनालिसिस लिखिए आप, ठीक है, 2 सेकंड का काम है, पॉज करो और लिखो। लिख लिया होगा, चलो आगे लिखते हैं। तो जो टोटल एनर्जी आपका आया है, तो इसमें 2 चीजें हैं। टोटल एनर्जी कितना आया वो देखिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, माइनस तो लगेगा बिल्कुल, जेड ए स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन साफ होना चाहिए। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एंड काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है बिल्कुल। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। आप ये भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का आधा ही तो हुआ, मॉड लगा दो, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी का मॉड। ठीक है बेटा, ये आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 विथ नेगेटिव साइन। ये रिलेशन सही है क्या? हाँ, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन अपोजिट है, एंड टोटल एनर्जी इज अ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाए। क्लियर है बात ये? तो पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आर की वैल्यू को मैं पुट करूँ तो ये रहा आपका आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आर की वैल्यू को क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू को लिखेंगे आप एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म पूरा होगा तो ऊपर चला जाएगा पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। क्लियर है बेटा? अब यहां पे ढंग से देखें, सॉरी ये टोटल एनर्जी, आर के रिलेशन को यहां पे रखा था मैंने, टोटल एनर्जी में आर की वैल्यू को पुट करा था, तो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर, राइट, ई एंड ई इज ई का पावर 4 एंड मास m, तो इसको लिख लो m e का पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर। देखो m, देखो बेटा m e का पावर 4 इंटू जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो e स्क्वायर भी ले लिया अपन ने और e स्क्वायर ले लिया, e का पावर 4 हो गया। यहाँ पे देखिए मास भी लिख लिया अपन ने एंड जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया। एक पाई बच रहा है तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यही टर्म बचेगा, एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू टर्म 8 बटा। अब इस टोटल एनर्जी में ध्यान से देखेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको साइड में रख ले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज कांस्टेंट, तो माइनस एम ई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसको साइड में ले लें। और इसके सारे वैल्यूज को रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा माइनस 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जूल में निकाल के उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे, और इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हेंस टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको ये रख लेना है। अब यहां से अगर टोटल एनर्जी आपको याद है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एक्जैक्टली टोटल एनर्जी के बराबर होता है, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। किसी ऑर्बिट में अगर आपको टोटल एनर्जी पता है वो निगेटिव में है और निगेटिव टोटल एनर्जी आता है, इसका मतलब वो स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल और बाउंडेड सिस्टम है, ये आप लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, स्टेबल एंड बाउंडेड सिस्टम है। तो टोटल एनर्जी अगर आपको पता है तो एक्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी उसके बराबर होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? उसका डबल। यहाँ पे देखो 2k या 2t बराबर क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेन था काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद करना। हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, यहाँ पे टोटल एनर्जी का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना आपको, टोटल एनर्जी याद रखना आपको। क्लियर है बात यहां तक? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये पॉज करके आपको ये लिखना था, ठीक है ना, पॉज करके ये सारे टर्म्स आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। तो आर के टर्म्स में रिलेशन अपने को पता था ना, एनर्जी वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा, और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा आपका ऊपर, ये बनेगा आपका
एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा, ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये होगा आपका टोटल एनर्जी। क्यों? क्योंकि किसी भी डिस्टेंस r डिस्टेंस पे जो टोटल एनर्जी, और देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या टोटल एनर्जी की बात करें, दैट आर ऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? सेम ऐसा ग्राफ आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी जब r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कोई प्लैनेट घूमता है तो केप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एनर्जी का एनालिसिस वहां पे किया हुआ हमने। क्लियर है बात ये? अच्छा, किसी भी डिस्टेंस r डिस्टेंस से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा, इसलिए बीच में आएगा टोटल एनर्जी, नीचे आएगा पोटेंशियल, ऊपर होगा काइनेटिक। एक और लॉजिक है, टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, तो ऐड करेंगे तो थोड़ा कम निगेटिव आएगा ना, इसलिए बीच में आएगा टोटल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। क्लियर है बात? पॉज करके ये भी लिखो, और वो तो अपने रहने देना, ये पॉज करके लिख लिया बेटा। आगे देखो, अब बात करें अगर अपन कि जो टोटल एनर्जी आया है, और आप याद रखिएगा टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है। जो टोटल एनर्जी आया है फॉर द हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बोर्स एटॉमिक मॉडल को अप्लाई करते हैं, मतलब बोर्स हाइड्रोजन एटम के बारे में ही एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हायर एटॉमिक नंबर के एटम के लिए वैसे भी नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल ही फेल कर जाता है, उसके बारे में ड्रॉबैक बात करेंगे। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं, सिर्फ लोअर इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, किसका टोटल एनर्जी है भाई? इलेक्ट्रॉन ही है ना वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इज इक्वल टू 1 को कहते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट हो जाएगा ये? ग्राउंड स्टेट। और n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, एंड 13.6 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग इसको बोलेंगे आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहां भी बच्चे गलती कर देते हैं थोड़े बहुत। क्यों गलती कर देते हैं? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब उनको समझ में आता है n इज इक्वल टू 1 नहीं, n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 बताओ क्या, n इज इक्वल टू 3 क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्लियर है बात? अब 3 रखोगे, 3 का होल स्क्वायर 9, 13.6 डिवाइडेड बाई 9 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका, सॉरी हाँ, काइनेटिक एनर्जी बस मैग्नेट प्लस कर दो, टोटल एनर्जी निकाल रहे बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर आप इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो बस आप इसको प्लस कर दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, टोटल एनर्जी लिख रहे हैं अपन, टोटल एनर्जी इसलिए माइनस लगाया, काइनेटिक होता तो प्लस लगा देते, ठीक है ना बेटा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर 9, ये हो जाएगा आपका 13.6 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मुझे से पहले पता है ये एनर्जीज, ठीक है ना, आपको भी रखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड n इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी आएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में 25 से डिवाइड करें तो देखो 13.6 25 से डिवाइड करो तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा विथ अ निगेटिव साइन। क्लियर है बेटा? अब देखो इसको रटेंगे कैसे। ग्राउंड स्टेट में जब n को 1 रखा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 के क्रॉसपॉन्डिंग थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो उसकी एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में जो इसकी एनर्जी होगी वो होगी 0.85, मतलब 13.6 -3.4 उसके बाद -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमें याद रहना चाहिए। अब अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना चाहते हो तो उसकी टोटल एनर्जी जितनी है उतनी ही एनर्जी दे दोगे तो क्या वो बाहर आ जाएगा? तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री करना चाहता हूं तो मुझे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी उसकी एनर्जी है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी दे दूंगा तो बाहर आ जाएगा। मतलब यहां से एक जनरलाइज रिलेशन बन सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, या आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट देखिए, इसको पॉज करके लिख लेना है बेटा। आगे देखो, अगर मैं ग्राउंड स्टेट से, ये रिलेशन तो हमें याद होना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, बताओ लिख लो, एक एक करके लिख लो। ग्राउंड E1 के करस्पॉन्डिंग लिख लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 के करस्पॉन्डिंग लिख लो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 लिख लो, E3 कितना होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 कितना होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट सही है। एंड E5 क्या होगा बोलो, 0.85 था ये, 85 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब देखो, मान लो ये है न्यूक्लियस, चार्ज है इसका जेडी चार्ज नहीं है, इसका चार्ज ई होगा। क्यों होगा ई? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेशन किया मैंने। सिर्फ किसके लिए कैलकुलेशन किया है? हाइड्रोजन एटम के लिए। मान लो ये है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है IONISATION, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से फ्री करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होता है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी इसकी निगेटिव एनर्जी, उतनी एनर्जी दे दोगे तो इसका नोट एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट स्टेट से, ऑर्बिट से, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक लाने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, जो इसका डिफरेंस होगा। देखो, ये फाइनल एनर्जी, ये ज्यादा हुआ एनर्जी, ये बहुत निगेटिव एनर्जी, तो एक कम एनर्जी हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है। टोटल एनर्जी जो होगा बढ़ेगा कि घटेगा? तो टोटल एनर्जी देखो, मैग्नीट्यूड घट रहा है निगेटिव में, तो निगेटिव में बढ़ने को घटना कहते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं एनर्जी n = वेरी इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 एनर्जी इज ग्रेटर देन -13.6। तो ग्राउंड स्टेट में जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो बहुत कम एनर्जी, वो बहुत पड़ा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे तब जाके वो ऊपर जंप करता जाएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी दिया मैंने, ये एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से। सबसे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल किसको बोलेंगे आप? n = इनफाइनाइट के कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे आप। ठीक है? मान लो सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, मतलब n = 2 से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, मतलब सेकंड ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करके मैं इंफिनिटी पे लेके जाना चाहता हूं, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? -3.4 वोल्ट इसकी एनर्जी है, तो +3.4 वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, नील्स बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर स्टेबल ऑर्बिट पे जंप करता है, क्यों लोअर स्टेबल ऑर्बिट पे जंप क्यों करेगा? क्या ये यहां तक जंप करके नहीं रह सकता? नहीं, अगर वो जंप करेगा तो यहां से नीचे ही आएगा पूरा। तो अगर ये यहां से जंप करके नीचे आता है तो इसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो फोटोन इमिट करेगा, अपने एनर्जी डिफरेंस के बराबर। मान लो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आता है, इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, तो यहां से फोटोन की एनर्जी HF = हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी E1 - E2। ये ज्यादा में से कम वाला एनर्जी घटाएंगे। ऑब्वियसली जैसे हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी ज्यादा होता है तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, और ये जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर है उतना ही एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। सेम एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा, इससे कम या ज्यादा एनर्जी का फोटोन बाहर नहीं आ सकता। अगर अपन ये बात करें कि एक फोटोन आया और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर गया, यहां पे फोटोन एब्जॉर्प्शन से इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये जंप करके ऊपर जाएगा। तो ये सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है जिसके एनर्जी डिफरेंस E1 - E2 के बराबर है। अगर उससे कम है तो फोटोन से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, फोटोन को जाने देगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे फोटॉन्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो किसी भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का फोटोन इमिट नहीं होगा। जब भी फोटोन इमिट होगा तो डेल्टा ई एनर्जी यहां से यहां तक है उसी का फोटोन इमिट होगा, या यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आता है तो डेल्टा ई डैश फोटोन का ही एनर्जी इमिट होगा। मतलब
कुछ डेल्टा ई डैश एनर्जी का ही फोटोन इमिट होगा। कोई भी रैंडम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फोटॉन्स का पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं वो फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी। चलो इसको पॉज करके बढ़िया से लिख लेना बेटा। नेक्स्ट देखो क्या बात हुआ था अभी। बात ये हुआ था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेबल ऑर्बिट से लोअर स्टेबल ऑर्बिट में जंप करता है तो उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटॉन की एनर्जी होगी। तो फोटॉन की एनर्जी को आप लिखते हैं HF, याद करिए, और हायर स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी है E1, लोअर स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी होगी कुछ E2। E1 की वैल्यू क्या है याद करिए, तो निगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। निगेटिव के बाद ये हो जाएगा आपका me का पावर 4, याद करिए me का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब ये इनिशियल का n का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस me का पावर 4 और माइनस और एक फॉर्मूले के माइनस ये होगा प्लस डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h स्क्वायर n फाइनल का होल स्क्वायर। तो यहीं पे ये टर्म कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा h c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं अपन, c बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ये टर्म का बाहर निकालेंगे me का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये होगा बेटा h स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल किया था अपन ने, ये इनिशियल लिखा था, ये फाइनल लिखा था। फर्स्ट इनिशियल से जिस स्टेट में आएगा तो इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का एनर्जी और फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी, लेकिन उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि टोटल एनर्जी खुद निगेटिव में होता है। तो ये SC को भी नीचे ले जाएंगे तो 1/λ आ जाएगा आपका me का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर h क्यूब इंटू c, ब्रैकेट 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। वेवलेंथ का फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर। n इनिशियल जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके फाइनल ऑर्बिट में आता है ये n फाइनल हो जाएगा। r इज रेडवर्क कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेडवर्क कांस्टेंट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, क्योंकि देखो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, रेडवर्क कांस्टेंट एंड लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स में है, ठीक है। 1/r की वैल्यू अगर मैं 1/मीटर को चेंज करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो वहां से फोटोन जो इमिट होगा वहां से इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। ये तो मैंने यहां पे बनाया इमिशन स्पेक्ट्रम, ये बेटा नोट डाउन करके लिख लेना। नेक्स्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, ये फॉर्मूला तो अपने काम का ही है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला अभी अपने को लिखना था। इमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा वो होगा इमिशन स्पेक्ट्रम, ये है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए यहां पे फर्स्ट लाइन बनाया मैंने n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे अपन ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये आपका ग्राउंड स्टेट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखो n इज इक्वल टू 1 से तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि यहां से इमिशन स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इमिशन स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम n इज इक्वल टू 2 से ही हो पाएगा। तो यहां से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आता है, या यहां से सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में आता है, इस पूरे लाइन को कहते हैं हम लोग लाइमन सीरीज, राइट। यहां के लिए जो फाइनल ऑर्बिट है वो है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, और n इनिशियल ऑर्बिट हो सकता है आपका 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली बाल्मर सीरीज के लिए फाइनल n की वैल्यू हो जाएगी 2 और इनिशियल n की वैल्यू हो जाएगा इसे 3, 4, 5 एंड 6। यहां के लिए पास्टन सीरीज के लिए जो फाइनल n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 3 और इनिशियल हो जाएगा आपका 4, 5, 6 एंड ऑल। एंड बार्केट सीरीज के लिए आपका फाइनल n हो जाएगा 4 और इनिशियल n हो जाएगा 5, 6, 7। और पीफन सीरीज के लिए जो फाइनल हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 और इनिशियल वहां पे ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस इमिशन के क्रॉसपॉन्डिंग यहां से जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो यहां से जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी इसके एनर्जी गैप के बराबर होगा।
और इसका एनर्जी गैप है कितना, इसका एनर्जी गैप हो जाएगा -13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी गैप का फोटोन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो यहां से जब वेवलेंथ निकालेंगे आप, एनर्जी तो पता चल गया, वेवलेंथ निकालेंगे तो 1/λ इज इक्वल टू होगा R 1/, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन आएगा उसका एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगा, लाइमन सीरीज का मिनिमम एनर्जी होगा ये। क्यों? क्योंकि ये गैप ज्यादा है, ये गैप और ज्यादा, ये गैप और ज्यादा है। मिनिमम एनर्जी की बात करूंगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो फॉर लैम्डा मैक्सिमम इन अ बाल्मर सीरीज, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, लाइमन सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे तो फाइनल तो आपका 1 फिक्स है 1/1 और इनिशियल हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। अरे भाई 2 का होल स्क्वायर ही तो होगा। अब 2 का होल स्क्वायर यहां पे रखूंगा तो ये हो जाएगा R और यहाँ पे 4 आएगा, एलसीएम लोगे तो 4 - 1 3, 3/4 ऑफ R 1/λ। तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा आपका 4/3R। ये समथिंग 1235 या 12 के आसपास आएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ की बात करोगे तो ये जो n इनिशियल लोगे आप वो इनफाइनाइट लोगे और n फाइनल 1 लोगे। तो लैम्डा मिनिमम यहां से निकल के आ जाएगा, अच्छे से देखना, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R 1/, फाइनल 1, इनिशियल इनफाइनाइट, 1/∞ इज 0। तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा आपका सिंपल R के बराबर, सॉरी 1/R, एंड 1/R की वैल्यू अपने को पता था 912 एंगस्ट्रॉम। ये आपका मिनिमम वेवलेंथ आएगा। लाइमन सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ है वो 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। ये कौन से रीजन में जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाएगा, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाता है, ठीक है ना। इमिशन स्पेक्ट्रम का सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे कंटेन होता है, अल्ट्रावायलेट, सबसे ज्यादा फोटोन का एनर्जी यहीं से निकलता है लाइमन सीरीज में। जब आप बाल्मर सीरीज में जाएंगे बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर लाइमन सीरीज के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है वो आपका आ गया है R, लैम्डा मैक्सिमम 4/3R और लैम्डा मिनिमम क्या आ गया है आपका 1/R। क्लियर है बेटा। अब अगर अपन बात करें आगे बाल्मर सीरीज के लिए, ये मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ के टर्म से पूछता है, या एन फाइनल और एन इनिशियल की वैल्यू आपको बता देगा, एन फाइनल एन इनिशियल की वैल्यू बता देगा तो वेवलेंथ निकालो, या मैक्सिमम मिनिमम के टर्म से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब किसके बारे में बात करें, बाल्मर सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो बाल्मर सीरीज के बारे में बात करेंगे तो इसका फाइनल तो फिक्स हो जाएगा आपका 2 और इनिशियल अगर आप 3 लेते हो तो इसका लैम्डा आएगा मैक्सिमम, इसके करस्पॉन्डिंग 3 से 2 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी मिनिमम आएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं 1/λ मैक्सिमम। कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला जो रटा था उसी को यूज करना है, R × 1/ फाइनल मतलब 4 - 1/3 का होल स्क्वायर 9, ये हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 9 × 3 36, 9 - 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 5 बार, ये हो गया तुम्हारा लैम्डा मैक्सिमम। बाल्मर सीरीज का लैम्डा मैक्सिमम आ गया। R की वैल्यू अपने को पता है, रख के कैलकुलेट कर लो तो ये विजिबल रीजन में आ जाता है इसका वेवलेंथ। मैक्सिमा की बात करोगे, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ की बात करोगे, एनर्जी मैक्सिमम रखना चाहते हो तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R 1/4 - 1/∞। n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 में जब आएगा तो बाल्मर सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी होगा, और मतलब बाल्मर सीरीज के इमिशन से मैक्सिमम फोटोन का एनर्जी होगा, और मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा बेटा 4/R, ये टर्म आ जाएगा। ये बाल्मर सीरीज के बारे में बात कर ले। सिमिलरली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई खास बात नहीं है। पास्टन सीरीज के लिए जो फाइनल हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो अगर आप मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 4 रखेंगे, और मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालिए, मिनिमम वेवलेंथ और हायर एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम। तो मिनिमम वेवलेंथ कब आएगा, जब आप रखेंगे n को 3 और n फाइनल को 3 और n इनिशियल को इनफाइनाइट, कब पास्टन के लिए, उसमें इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंफ्रारेड से भी कम एनर्जी के ऑर्डर में आ जाएगा आपका फोटोन की एनर्जी। क्लियर है। तो ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, यहां से मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो, बाल्मर सीरीज का मैक्सिमम लाइमन सीरीज का मैक्सिमम से पूछेगा, या लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ और बाल्मर सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो बताइए। तो देखिए ये किसके लिए निकाला था, बाल्मर सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ आ गया, ये बाल्मर सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ आ गया आपका 4/R, और लाइमन सीरीज का जो मिनिमम वेवलेंथ था वो था 1/R, लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ था वो था 1/R। तो इसका रेशियो निकालोगे तो 4:1 आ जाएगा। खूब सारे सवाल इसी के कॉम्बिनेशन से पूछते हैं। दैट वाज इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा कैसे? क्या n इज इक्वल टू 1 से इमिशन स्पेक्ट्रम पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि n इज इक्वल टू 1 से जंप करके नीचे कहां जाएगा? नीचे खाली स्पेस तो है ही नहीं, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जंप करके ऊपर तो जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगा? तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, ये एनर्जी डिफरेंस बना लिया, 3-4 ही बनाते, कोई खास बात नहीं है। n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट की करॉस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एनर्जी हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 के करॉस्पॉन्डिंग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका एनर्जी हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन। अब यहां से कोई फोटोन आया, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अगर ये फोटोन के पास एनर्जी 13.6 -3.4 माइनस ऑफ -13.6 इज इक्वल टू आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये डेल्टा ई एनर्जी गैप के बराबर फोटोन के पास एनर्जी है, तो इस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां से अगर एनर्जी ज्यादा है, ज़्यादा मतलब डेल्टा ई डैश, इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा कुछ 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। वो कैलकुलेट कर लीजिए आप, कोई खास बात नहीं है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। अब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास इसके पास अगर इतनी एनर्जी है, तो ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके सीधा थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि एक एटम का कोलिजन किसी दूसरे एटम के साथ होता है, ये एटम है। कई बार सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए एक एटम का कोलिजन दूसरे एटम के साथ हो रहा है, अगर कोलिजन में इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप नहीं करता है, तो कोलिजन विल बी इलास्टिक। कोलिजन विल बी इलास्टिक व्हेन E लॉस्ट एनर्जी इज 0, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्साइट। Electron will not excited. Collision will be elastic. Collision will be elastic. अगर यहां पे एक एटम से दूसरे एटम में कोलिजन होता है और जो लॉस एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जाता है, उस केस में जो कोलिजन होगा, कोलिजन विल बी inelastic if electron excited टू द हायर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है तो ये कोलिजन कैसा होगा? इनइलास्टिक। मान लो कोलिजन हुआ और कोलिजन में 10.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी लॉस हो रहा है किसी भी वजह से। मान लो दो एटम के बीच में कोलिजन हुआ और जो लॉस्ट एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा नहीं जंप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा, तो ये एनर्जी फिर से रिकवर हो जाएगा और कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। लेकिन अगर कोलिजन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा और वो जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा, मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इतना एनर्जी लॉस, इतना लॉस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और फिर वहां से वापस नहीं आएगा। मतलब ये जो लॉस हुआ था वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, मतलब लॉस कोलिजन के हिसाब से परमानेंटली रह जाएगा। तो कोलिजन कैसा होगा आपका? कोलिजन विल बी इनइलास्टिक होगा। अगर लॉस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो कोलिजन इनइलास्टिक होगा। और अगर 10.2 से कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो रहा है तो कभी एक्साइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो मिनिमम एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जंप करने के लिए। तो कई बार सवाल देते हैं, ठीक है ना, सिचुएशन बता देंगे आपको, आप मैक्सिमम लॉस निकाल लो, अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान के मैक्सिमम लॉस निकाल लो। अगर मैक्सिमम लॉस इससे कम आ रहा है तो कोलिजन हमेशा इलास्टिक इन नेचर होगा। बच्चों को पता नहीं चलता सर कैसे बताएंगे इलास्टिक है कि इनइलास्टिक, तो क्या करना है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान के टोटल लॉस निकालो। अगर टोटल लॉस इससे कम है तो कभी इनइलास्टिक हो ही नहीं सकता, इलास्टिक कोलिजन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं। लेकिन अगर इतना या इससे ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और उसको वापस करेगा नहीं, मतलब वो जो लॉस है वो परमानेंटली रह जाएगा। तो कोलिजन के हिसाब से वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर है ये बात?